हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पावर सप्लाई टू द फोर्स ऑसिलेटर और पावर डिसिपेटेड इन द फोर्स ऑसिलेटर इसको स्टडी करेंगे। बेसिकली जो पावर होती है वो फोर्स ऑसिलेटर में रेट ऑफ डूइंग वर्क है। कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? वर्क कर रही है हमारी ड्राइविंग फोर्स। किस चीज में काम कर रही है? कि जो रेजिस्टिव फोर्स है जो हमारे फोर्स ऑसिलेटर को, या सिंपली अगर हम कहें कि किसी भी डैम्प्ड ऑसिलेटर को जो फोर्स रोकने की कोशिश करती है, रेजिस्टिव फोर्स, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें बाहर से वर्क करवाना पड़ेगा। तो उस वर्क को करने के लिए हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। वो एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दे सकते हैं, या कोई पर्सन अगर उस फोर्स ऑसिलेटर को पुश कर रहा है, सिनोसॉइडली फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब एनर्जी अपॉन टाइम इज द पावर सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स। पावर सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, और कितनी पावर डिसिपेट होती है इन द केस ऑफ ए डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेटर वो भी हम देखेंगे। तो बच्चे, ये जो डेरिवेशन है ये भी डायरेक्टली आपके बीएससी के एग्जाम्स में आ जाती है पेपर में। इसके साथ साथ जो हमने प्रीवियसली किया था फोर्स ऑसिलेटर में वो भी थोड़ा रिकॉल करना जरूरी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है कि एक तो हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखा है। अगर हम फोर्स ऑसिलेटर पे एफ जो लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स, वो कॉस फंक्शन होता है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय the expression which is written on the screen. तो दिस एक्सप्रेशन इज एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये जो है फेज डिफरेंस के कारण कोज का साइन बन जाता है हमारे पास, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी करा हुआ है। इसके साथ साथ जो जेड एम है यहाँ पे, उसको मैकेनिकल इंपीडेंस बोलते हैं। मैकेनिकल इंपीडेंस जो है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है विच इज ऑफर्ड बाय द फोर्स ऑसिलेटर, और ये जो मैकेनिकल इंपीडेंस है ओमेगा पे डिपेंड करती है। आज के लेक्चर में हम पावर सप्लाइड, पावर डिसिपेटेड, दो ये चीजें कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये दोनों पावर सेम है, मतलब जितनी पावर ड्राइविंग फोर्स सप्लाई करती है ना, वो बेसिकली उतनी ही है जितनी की पावर रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट उस फोर्स ऑसिलेटर में डिसिपेट हो रही है। दोनों पावर्स इक्वल है। कभी कभी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन के आ जाता है कि प्रूव करो कि जो सप्लाइड पावर है वो डिसिपेटेड पावर के इक्वल है इन द केस ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। तो ये एक चीज हो जाएगी। दूसरा हम क्या करेंगे, जो पावर का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक तो होती है इंस्टेंटेनियस पावर, हर टाइम पे पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ साथ ओवर ए वन साइकिल, जब एक हमारा जो पेंडुलम है वो स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम तक गया, फिर सेकंड एक्सट्रीम तक गया, फिर वापस मीन तक आया, इसको बोलते हैं वन साइकिल। उस साइकिल में जो पावर कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं एवरेज पावर कंज्यूम। तो जो पी एवरेज का एक्सप्रेशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये जो पी एवरेज का एक्सप्रेशन है ये ओमेगा पे डिपेंड करेगा। ओमेगा क्या था जरा सोचिए। ओमेगा आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो ओमेगा है ना वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम ड्राइविंग फोर्स को एफ नॉट कॉस ओमेगा टी लिख रहे हैं तो उसमें जो ओमेगा है दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है जो हमारी एवरेज पावर कंज्यूम्ड है। इसके साथ साथ फाई, जो कि फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स, उस फाई पे भी डिपेंड करेगी हमारी एवरेज पावर कंज्यूम। तो आज इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फिर हम ओमेगा के साथ पावर कंज्यूम्ड की जो वेरिएशन है उसको भी आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, और जाते जाते हम एनर्जी लॉस पर साइकिल भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले आज हम ड्राइव करने वाले हैं, एक तो डेरिवेशंस भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करते हो, वहां पे ये सारे फॉर्मूले, ये सारे रिलेशंस आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं साथ साथ आपके लिए फिजिक्स शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ। तो शॉर्ट्स का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके फॉर्मूलों की रिवीजन होती रहे। तो वाइब्रेशन और वेव्स में हमने एसएचएम के कुछ शॉर्ट्स बनाए थे जो मेरे चैनल पे हैं। इसके बाद अब मैं डैम्प्ड ऑसिलेटर की शॉर्ट्स वीडियो डालने वाला हूँ। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसमें सोल्यूशन किस तरह के होते हैं, लाइट डैम्पिंग, ये सारे एक्सप्रेशन ना शॉर्ट्स के रूप में, शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं डालूंगा, ताकि जब आप फोन अपना उठाएं, शॉर्ट्स को देखें, और विद इन ए मिनट आपके वो जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, तो आप शॉर्ट्स देखा करें। इसके साथ साथ ये जो हम आईआईटी जैम की प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने स्टार्ट करी हैं। तो डेली एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आप साथ साथ देखिए। तो आपकी ओवरऑल फिजिक्स जो है ना बहुत अच्छी जाने वाली है। अभी हम फोर्स ऑसिलेटर को खत्म कर लेते हैं फटाफट। फोर्स ऑसिलेटर के बाद नेक्स्ट यूनिट हमारा कपल्ड ऑसिलेटर है, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पावर सप्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम पहले पावर को समझेंगे। व्हाट इज पावर? देखिए, हम मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं। पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये आपको पता है।
कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? इन द केस ऑफ फोर्स ऑसिलेटर, हमारी जो ड्राइविंग फोर्स विच इज F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, हमने सिनुसॉइडल फोर्स अप्लाई करी हुई है. दिस ड्राइविंग फोर्स is doing work to maintain the oscillations. ठीक है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स. ठीक है जी, अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स. तो हमें कितनी पावर सप्लाई करनी है वो हम देखेंगे. देखिए, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो पता है, तो आप फोर्स की हेल्प से, और वेलोसिटी अगर आप निकाल लें, तो फोर्स टाइम्स वेलोसिटी जो होती है ना, पावर होती है. अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ. तो वो जो पावर आएगी वो क्या होगी? देखो, पावर जो होता है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना, dw/dt. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इफ dx is small displacement, if this is the small displacement of particle which is oscillating, in time dt, ठीक है, स्मॉल टाइम लिया हमने, in time dt, then dw जो स्मॉल वर्क होता है हमारे पास, वो क्या होता है? दैट इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. देखिए, जो फोर्स है ना हमारे पास, इट इज वेरिंग विद टाइम. तो अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो उस पार्टिकल की पोजीशन के साथ भी फोर्स वेरी कर रही है. अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? पावर हो जाएगा सिंपल. अभी +1 वाली चीजें चल रही है, ये बनेगा dx/dt. अब f ऐसे ही रहेगा, और dx/dt क्या होता है? dx/dt बच्चे वेलोसिटी होता है. तो जो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है वो फोर्स टाइम्स वेलोसिटी है. अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स को पुट करना है, तो हम क्या करेंगे? तो एज इन स्टेडी स्टेट, ये अभी स्टेडी स्टेट क्या है? तो जो बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए, वो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं फोर्स ऑसिलेटर का. बच्चे, स्टेडी स्टेट और ट्रांसिएंट स्टेट, ये दो तरह के बिहेवियर होते हैं फोर्स ऑसिलेटर के. जब हम इसको स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑसिलेटर को, तो पहले पहले क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स जो होती है वो डोमिनेट करती है. अप्लाइड फोर्स अभी अपना काम नहीं करती, क्योंकि इनिशियली तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नेचुरली ऑसिलेट करना शुरू होता है ना. अब धीरे धीरे रेजिस्टिव फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जो हमारी रेजिस्टिव फोर्स या डैम्पिंग फोर्स है ना, विच इज ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो जब वेलोसिटी बढ़ती है धीरे धीरे, वैसे वैसे हमारी जो रेजिस्टिव फोर्स है बढ़ती है. तो जब रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगी तभी हमारी अप्लाइड फोर्स कुछ करेगी ना. तो ट्रांसिएंट बिहेवियर में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला केस होता है, तो वो हम उसमें फोर्स ऑसिलेटर का केस नहीं होता. इट इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम. जो स्टेडी स्टेट होती है उसमें हमारी ये जो अप्लाइड फोर्स है जो अभी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये डोमिनेट करना शुरू करती है. तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर ही हमारा हम स्टडी करते हैं हमेशा फोर्स ऑसिलेटर में. तो इन स्टेडी स्टेट बिहेवियर वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी. x is the displacement of particle, it is f naught by omega zm sin ओमेगा टी माइनस फाइव. फाइव यहाँ पे फेस डिफरेंस है जो हमने लेक्चर नंबर 2 में किया था. अब x अगर मेरे पास है तो यहाँ से वेलोसिटी निकालना डिफिकल्ट नहीं है. वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt. इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है हमें. तो एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम ऐसे ही रहेगा. साइन की जगह कॉज आ जाएगा हमारे पास, कोज ओमेगा टी माइनस फाइव, और चेन रूल लगेगा तो एक ओमेगा का फैक्टर आएगा यहाँ. अब ये वाला जो हमारा ओमेगा का फैक्टर है, ये इस ओमेगा से कैंसिल हो जाता है ना, तो ये वेलोसिटी बची हमारे पास. इस वेलोसिटी को और इस फोर्स को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है. ठीक है, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी. क्यों इंस्टेंटेनियस? देखो, आपको पता है इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम. कोई भी अगर फंक्शन टाइम का फंक्शन है जिसमें टी एज ए वेरिएबल आ रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी होती है. ठीक है, देखना अभी मैं पावर लिख के दिखाता हूँ आपको. तो जो हमारा पावर का एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा? वो बनेगा फोर्स विच इज एफ नॉट cos ओमेगा टी टाइम्स वेलोसिटी विच इज एफ नॉट बाई जेड एम cos ओमेगा टी माइनस फाइव. ठीक है, तो ये देखिए एक फंक्शन बन गया.
इसमें अभी आप देख सकते हैं कि टी आ रहा है ना, टी स्मॉल टी, मतलब अलग अलग टी पे ये आपको पी बताएगा। तो पी इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो हेयर पी इज इंस्टेंटेनियस। ये चीजें ना समझनी जरूरी होती है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ओके। ओके। अब हमें एवरेज पावर को कैलकुलेट करना है। तो बच्चे एवरेज पावर, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास टाइम का फंक्शन है, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर वन साइकिल या किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पी एवरेज विल बी समेशन। अब समेशन तब होती है जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। जब एक टाइम का फंक्शन है तो हम समेशन की जगह इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको इसको फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना है। किसको करना है? पी को। पी यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, उसको करना है, तो dt भी आएगा यहाँ साथ में। लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद जो टोटल टाइम पीरियड आप ले रहे हो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/t। जैसे कि हम हमेशा एवरेज कैलकुलेट करते हैं टाइम सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं ना। तो ये पूरे साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड आपने लिया उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर से पी उठा के पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे ऐसे, यहाँ पे। तो अभी मैं जब पुट करूंगा तो देखना पी एवरेज क्या बन रहा है मेरा। पी एवरेज इज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ पे पूरा पी पुट करना है, तो देखो एफ नॉट स्केयर हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे। जेड एम भी हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। और कोस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी मेरा यहां से आ गया ये वाला। और ये है कॉस ओमेगा टी -5। इसको हम कैसे लिखते हैं? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। ए मैंने ओमेगा टी को मान लिया, बी मैंने फाइव को मान लिया, साथ में डी टी। तो जस्ट अभी आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर। एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। इसको ना हेडिंग हम ना लिख ही लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट करना, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पे हैश लगा के लिखता हूँ। ये है एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय अप्लाइड फोर्स। ये याद रखना एग्जाम में क्या पूछा गया है, क्योंकि अभी हमने डिसिपेटेड पावर भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इन वन साइकिल। तो एवरेज कितने टाइम के ओवर हम ले रहे हैं? फॉर वन टाइम पीरियड या वन साइकिल, ऐसे बोला जा सकता है। तो ये हेडिंग है इसकी, इस हेडिंग को दिमाग में रखना। चलिए वापस चलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो एफ नॉट स्क्वेयर बाई टी जेड एम, ये बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ स्मॉल टी तो आ नहीं रहा। कोस ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बन जाएगी टर्म कोस ओमेगा टी का स्क्वेयर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में आएगा कॉस फाई, और यहाँ आएगा डी टी प्लस। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 to t कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कॉस आगे लिख लो साइन आगे लिख लो, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाई डी टी। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगानी है क्योंकि हमारा ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ एक मैंने स्क्वायर या कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब बच्चे दो इंटीग्रेशंस आपको यहाँ नजर आ रही हैं, जिसमें से हमें कॉस फाई तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें टी नहीं आ रहा, यहाँ पे साइन फाई कांस्टेंट है। तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है? हमें इस केस में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है, यहाँ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करा जाता है? बड़ा आसान है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ना पावर 2 है, हमें इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस का थीटा हमारे पास होता है 1 + cos 2 थीटा/2। मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा/2, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है इसको। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 sin a cos a इज sin 2a। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बड़े बेसिक से हैं, लेकिन चलिए मेरा काम है आपको सारे स्टेप्स को डिटेल में बताना, क्योंकि आप लेक्चर इसलिए देख रहे हो क्योंकि वहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको रिकॉल करवानी ज़रूरी हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। पहले ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो पी एवरेज इज एफ नॉट स्केयर बाई टी जेड एम इंटीग्रेशन 0 to t 1 + cos 2 ओमेगा t/2 cos फाइव प्लस डी टी आएगा, यहाँ पे डी टी नहीं भूलना, ठीक है, प्लस
अगेन इंटीग्रेशन, यहाँ 1/2 है साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको साइन 2 थीटा लिखेंगे हम, साथ में हमारा साइन फाई है डी टी। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर अगेन ब्रैकेट नहीं भूलना, करली ब्रैकेट हमारी चलेगी। ओके, अब इसमें यहाँ पे फिर से cos फाई वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं क्या होना है। देखो, एक यहाँ पे नॉट है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेयर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0। जब भी हम साइन और कॉस फंक्शन को ओवर द फुल साइकिल इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद आंसर 0 आता है। इस ऐसा क्यों होता है? देखो, आप मैथमेटिकली कर भी सकते हो इसको सॉल्व, बहुत आसान है। जब आप इसको cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा आएगा। जहां पे ओमेगा है वहां पे 2 पाई बाई टी पुट कर दो, जहां स्मॉल टी है वहां कैपिटल टी पुट कर दो, तो आप सॉल्व करके देखना आंसर 0 आएगा। ये आपको करना है। लेकिन अगर ग्राफिकली देखें तो ये हमारा साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो यहां से लेके यहां तक, जितनी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, और सबकी वैल्यू बराबर होती है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया अंडर द कर्व। तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 0 आता है। ऐसा ही कॉस के केस में होता है। कॉस के केस में भी हमारे पास इस तरह का बनता है फंक्शन हमारा, यहाँ 0 है, यहाँ कैपिटल टी है, तो ये एरिया और ये मिलके पॉजिटिव साइकिल बनता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। इन जब सारी वैल्यूज को जब हम इंटीग्रेट या मतलब ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब इस टर्म की हमारी इंटीग्रेशन तो भाई 0 ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ तो साइन 2 ओमेगा टी आ रहा है और ये साइन फाई फिर 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे ये कॉस फाई यहाँ मल्टीप्लाई होना है, तो हाफ वाली इंटीग्रेशन बचेगी, लेकिन cos 2 ओमेगा टी वाली नहीं बचेगी। पहले इसको खोल के लिखेंगे, तो पी एवरेज हमारे पास बनेगा एफ नॉट स्केयर अपॉन टी जेड एम 0 टू टी हाफ कॉस फाई डी टी। ये मैंने क्या किया, कॉस फाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ अलग किया, प्लस 0 टू टी, यहां भी हाफ है। ठीक है, ये 2 का फैक्टर तो कॉमन है ना दोनों के नीचे, कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, डी टी। कॉस फाई भी आना है यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, वैसे 0 ही है ये डी टी। तो ये होगा, यहां पर भी करली ब्रैकेट चाहिए क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट किया है, ये फैक्टर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ cos 2 ओमेगा टी आ चुका है, तो ये वाली टर्म भी हमारी 0 है, जैसे मैंने आपको बताया फुल साइकिल के ओवर 0 होता है। तो यहाँ हाफ का फैक्टर बाहर जाएगा, cos फाइव भी बाहर जाएगा, क्योंकि cos फाइव में तो स्मॉल टी आ नहीं रहा, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर चले जाते हैं। तो एफ नॉट स्क्वायर बाई टी जेड एम इंटू हाफ इंटू कॉस फाई, और dt की इंटीग्रेशन होगी सिर्फ 0 टू टी, तो dt की इंटीग्रेशन स्मॉल टी, फिर लिमिट्स पुट करोगे तो कैपिटल टी ये होगा। ये वाला कैपिटल टी इससे कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा एफ नॉट स्केयर बाय 2 जेड एम कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज पावर कंज्यूम्ड का रिजल्ट है, जिसमें आप देख लें स्मॉल टी नहीं आ रहा, टाइम पे डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट है। ये है कि जब एक साइकिल हुआ कंप्लीट, उस साइकिल के अंदर जो हमारी अप्लाइड फोर्स है उसकी कितनी पावर कंज्यूम होगी, इसका यूनिट होगा वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ये मैकेनिकल पावर है। और यहाँ पे जो फाई है वो फेज डिफरेंस है, और जेड एम मैकेनिकल इंपीडेंस है। जेड एम भी ओमेगा पे डिपेंड करता है, फाई भी ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो इसकी डिस्कशन अभी हम करेंगे लेक्चर के एंड में जाके। पहले आपने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसको नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं, इसकी और भी एक फॉर्म है वो भी बना के दिखाते हैं आपको। तो एवरेज पावर इज गिवन बाय एफ नॉट स्क्वायर बाय 2 जेड एम, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, 2 जेड एम कॉस फाई। चलिए, अब कॉस फाई क्या होता है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास ना ट्राइंगल होता है जो हमने बनाया था। इधर होता है स्मॉल आर, इधर होता है एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा। ये हमारे पास इनर्शिया फैक्टर है, ये स्टिफनेस फैक्टर है, ये हमारी रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, ये डैम्पिंग फोर्स वाला जो आर होता है ना, डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे
हमारे पास माइनस आर भी ऐसे आता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द केस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। तो ये आर ये वाला है, ठीक है। और जेड एम जो होता है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो ये वही बनता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एंगल फाई होता है। तो यहाँ से कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो कॉस फाई को पुट करके ये फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले की अलग अलग फॉर्म्स आपको ना बनानी आनी चाहिए। ये बनेगा आर अपॉन, ये सारा जेड एम ही है तो मैं इसको जेड एम ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे तो जेड एम का स्केयर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला बन गया एफ नॉट स्केयर आर अपॉन 2zm square. So this is also the power, average power delivered by the force. ये इसकी हम वेरिएशन चेक करेंगे। अभी डिसिपेटेड पावर कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी वेरिएशन चेक करेंगे विद ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेजोनेंस कर्व भी बनेगी, हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम डिलीवर्ड पावर को चेक करते हैं। डिलीवर्ड पावर तो होगी, हम डिसिपेटेड पावर को चेक करते हैं कि अगर हमारी जो डैम्पिंग फोर्स है, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके अगेंस्ट भी हमें इतनी ही पावर चाहिए। मतलब दोनों पावर का जो एक्सप्रेशन है वो सेम आएगा। अभी देख लेते हैं। तो इट इज पावर डिसिपेटेड अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स। तो बेसिकली जितनी पावर हम सप्लाई कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी डिसिपेट हो रही है डैम्पिंग फोर्स के अगेंस्ट ही। हम उससे ज्यादा पावर सप्लाई नहीं कर रहे, हम उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे जितनी हमें चाहिए ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे, मतलब बेसिकली एक डिसिपेशन हो रही है और एक हम अप्लाई करें। अगर अप्लाई फोर्स बड़ी हो जाएगी तो फिर तो ये एक्सेलरेट करेगा हमारा जो ऑसिलेटर है, मतलब उसकी वेलोसिटी हम बढ़ाना शुरू कर देंगे। हमें सिर्फ उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी डैम्पिंग फोर्स हमें ओवरकम करनी है, उतनी ही अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए। तो पावर डिसिपेटेड और पावर डिलीवर्ड दोनों इक्वल आएंगी। ये हमारा आज का इसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो हमारी जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या है, लेट अस सी। डैम्पिंग फोर्स मैंने अभी आपको बताया, इट इज ऑलवेज, इसको एफ डी से लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू आर टाइम्स वी। आर यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, माइनस साइन यहाँ पे होता है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है। देखो अगर हमारी कार इस डायरेक्शन में चल रही है ना, तो जो एयर की विस्कोसिटी है, एयर फ्रिक्शन, एयर है, ये एयर के लिए बनाए मैंने ये सारे एरोस ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो डैम्पिंग फोर्स होगी वो इधर लगेगी। अगर मोशन इधर है तो हम मोशन, और मोशन मतलब वेलोसिटी और डैम्पिंग फोर्स दोनों ऑपोजिट होते हैं। ये माइनस साइन चाहिए लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो इसलिए मैं लिख दिया एफ डी इज इक्वल टू आर वी। अब हम ऐसे करते हैं, v को dx बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इस डैम्पिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट एफ डी। हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, उसको हम लिख लेते हैं स्मॉल डी डब्ल्यू डी एफ डी इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या है, डी एक्स वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो ये हमारा पेंडुलम है ऐसे, तो यहां से ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसने करा dx, उसके अगेंस्ट हमारी इधर की तरफ लग रही है डैम्पिंग फोर्स, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। अच्छा ये हो गया ये। तो पावर डिसिपेटेड, बहुत सिंपल है ये चीज, है ना। पावर डिसिपेटेड अब क्या लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी, इसके पैर में छोटा डी मतलब डैम्पिंग के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं, डिवाइड बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो ये बनेगा एफ डी डी एक्स, यहां से मैंने पुट कर दिया यहाँ पे डी टी। एफ डी को यहां से नीचे पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो P बन जाएगा आर डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा एफ टी था डैम्पिंग फोर्स, इनटू ये वाला डी एक्स बाई डी टी। तो ये तो बन गया जी आर टाइम्स डी एक्स बाई डी टी का स्क्वेयर या वेलोसिटी का स्क्वेयर। ये बन गया फॉर्मूला। अब वेलोसिटी पीछे लिखी थी जो यहां पुट कर रहा हूं मैं, तो ये बन गया आर टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी थी एफ नॉट बाई जेड एम कॉस ओमेगा टी,
-5, ये भी हमने कैलकुलेट करी है ना डिफरेंशिएट करके, इसका स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा हर जगह, कॉस स्क्वायर भी आएगा। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है। इसमें देखो स्मॉल टी आ रहा है, जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके टाइम पीरियड से डिवाइड भी करेंगे, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड फॉर वन साइकिल। हाँ जी, कैसे निकालनी है? पी एवरेज फॉर्मूला रिकॉल करो जरा, सोचो जरा 2 मिनट। क्या था? इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करना है, 0 से टी करना है, 1/t भी करना है साथ में, यहां पुट करेंगे। तो 1/t इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन है? आर वी स्केयर एफ नॉट स्केयर जेड एम स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी -5। बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, और कॉस का थीटा फिर से आ गया, तो 1 - cos 2 थीटा/2 करना हमें। तो आर एफ नॉट स्केयर बाई टी जेड एम स्केयर, कॉस के थीटा को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, 1 - cos 2 ओमेगा टी -5/2। यहाँ ना dt चाहिए, यहाँ भी dt आएगा। अब एक हाफ का फैक्टर आ गया हमारे पास, उसको हम अलग लिख लेते हैं। तो ये आ गया आर एफ नॉट स्केयर बाई टी जेड एम, और हाफ का फैक्टर मैंने कॉमन ही लिख लिया बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 to t डी टी, हाफ तो बाहर चला गया ना, माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 to t कॉस 2 ओमेगा टी -5। तो ये फिर से हमारा कॉस फंक्शन बन गया, एंगल कुछ भी हो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, 2 ओमेगा टी हो, 3 ओमेगा टी हो, या सिंपली ओमेगा टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक करली ब्रैकेट चाहिए, लेकिन सीधा सीधा जब भी कॉस और साइन, कोसाइन और साइन, ये दो फंक्शंस, इनकी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे फॉर वन साइकिल, हाफ साइकिल के लिए नहीं। अगर यहाँ 0 to t/2 होंगी ना लिमिट्स, फिर नहीं आना जीरो, जीरो तब आना है इसका आंसर जब लिमिट 0 to t होंगी, इसका याद रखना, ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर 0 होगा। तो सिंपली हाफ बाहर रह गया, और dt की इंटीग्रेशन t जो नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं, यही करते हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर एफ नॉट स्केयर बाई टी जेड एम हाफ dt की इंटीग्रेशन t, कैपिटल टी लिमिट्स पुट करें, तो ये एक्सप्रेशन देखो जरा, देखो भाई, सेम आ गया ना। देखो, ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पावर डिलीवर्ड के लिए निकाला था। ठीक है, यहाँ नीचे स्केयर चाहिए, यहाँ भी स्केयर चाहिए, यहाँ भी स्केयर चाहिए, यहाँ भी स्केयर चाहिए। ध्यान देना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है एग्जाम में। चलो, तो ये हमारे पास एवरेज पावर कंज्यूम्ड और एवरेज पावर डिलीवर्ड, फोर्स ऑसिलेटर के केस में दोनों सेम होते हैं। ये हम नेक्स्ट शीट पे एक नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर एवरेज पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू एवरेज पावर डिसिपेटेड। याद रखना, ये कभी कभी ना एज ए न्यूमेरिकल भी बोल देते हैं कि भाई इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? तो बस यही करना है, फिर दोनों चीजें करनी पड़ेगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट इसी लेक्चर का, वो है वेरिएशन ऑफ पी एवरेज। अब पी एवरेज कोई भी हो सकती है, दोनों बराबर ही हैं, विद ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, देखिए, तो पी एवरेज का एक्सप्रेशन पहले हम लिखेंगे, इट इज आर एफ नॉट स्केयर बाय 2 ZM स्केयर। इसको लिखा जा सकता है आर एफ नॉट स्केयर बाय 2, अंदर लिख सकते हैं आर स्केयर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा का होल स्केयर। ये रहेगा क्योंकि पावर हाफ जो है वो नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्केयर था। अब इसको डिस्कस करना है, ठीक है? तो ओमेगा देखिए यहाँ आ रहा है नीचे, इसके साथ पी एवरेज कैसे वेरी करेगा? तो पहले दो एक्सट्रीम केसेस लेके चलते हैं। केस वन, व्हेन ओमेगा अप्रोचेस टू जीरो, मतलब एट ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अगर हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी काफी कम रखें, लो फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होता है?
अगर ओमेगा जीरो को अप्रोच करेगा ना तो एस बाय ओमेगा टर्म विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। ये पूरी की पूरी टर्म अगर इन्फिनिटी बन जाएगी, उसमें कुछ भी आप ऐड करोगे वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उस केस में हमारी एवरेज पावर विल अप्रोच टू जीरो, क्योंकि आपका पूरा डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया। तो एवरेज पावर इज जीरो, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे देर इज नो एवरेज पावर कंज्यूम्ड। केस टू बिल्कुल वैसे ही, व्हेन ओमेगा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ओमेगा बहुत हाई है, एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ लो आना था, लो मैं स्किप कर गया, हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होना है, कौन सी टर्म बताइए इन्फिनिटी होगी, एम ओमेगा वाली ना, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ओमेगा, एम ओमेगा विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। लेकिन एवरेज पावर के साथ तो वही होना है, कोई फायदा नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी जीरो, लो फ्रीक्वेंसी पर भी जीरो, ये तो बहुत परेशान है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, वो रेजोनेंस पे होता है। तो दोनों ही केसेस में बेसिकली हमारा ऑसिलेटर काम नहीं करता, हाई और लो पे। अब एक थर्ड फ्रीक्वेंसी है जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारे काम आती है, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये वाला जो फैक्टर है वो मिनिमम होता है। तो ये मिनिमम तब होता है जब एम ओमेगा एस बाय ओमेगा के बराबर होता है। तो ये वाला फैक्टर जब जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा और एवरेज पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगा। तो वो थर्ड फ्रीक्वेंसी ये है, केस थ्री। केस थ्री है हमारा, ठीक है, एट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाय एम। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है पहले मैं बता देता हूं। देयर इज रेजोनेंस, ये अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कैसे। देखो, यहां से प्रूफ शुरू होता है, फॉर पी एवरेज टू बी मैक्सिमम, इसको हमें बढ़ाना है, हमारा डिनोमिनेटर आर स्क्र प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा का होल स्क्र मस्ट बी मिनिमम, इसको मिनिमम करना है। ये मिनिमम तब होगा जब ये फैक्टर जीरो होगा। तो इट हैपन्स एट एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा एम ओमेगा इज इक्वल टू एस बाय ओमेगा, ओमेगा उधर चला गया, एम नीचे आ गया, तो ओमेगा इज अंडर रूट एस बाय एम। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, पुट करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, ये टर्म जीरो है, तो ये टर्म जीरो है तो एवरेज पावर कितनी होगी। देखिए, ऊपर हमारे पास आर था, डिनोमिनेटर में आर है, एफ नॉट स्केयर है, नीचे टू है और बाकी इंपिडेंस थी। तो इंपिडेंस अभी सिंपली क्या बची है, ध्यान से देखें, ये हमारा एक्सप्रेशन है, सिंपली आर स्केयर बचा है, क्योंकि ये टर्म मैंने जीरो बोल दिया ना, ये टर्म जीरो हो जाती है, तो यहाँ आर स्केयर बचा, तो एक स्केयर से ये कट गया, तो आंसर आ गया एफ नॉट स्केयर बाय टू आर। अब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड होती है, इसके पैर में मैक्स लिखेंगे, एंड कब होती है, एट रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस फिनोमिना। तो रेजोनेंस पे जब हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी अंडर रूट एस बाई एम रखें, जो कि मैकेनिकल ऑसिलेटर की प्रॉपर्टीज हैं, एस वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा स्प्रिंग आपका कैसा है, एम उसमें मास है पार्टिकल का, वहां से कैलकुलेट करके उसके बराबर रख दें, तो उस केस में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। ठीक है, ये एज ए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वाइवा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अब हमारे पास मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड आ चुकी है, अब हम इसका एक ग्राफ भी बना देंगे जिसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व फॉर फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर। तीन बनाएंगे या दो बना लेते हैं। तो इस तरफ हमारी चल रही है पी एवरेज, यहाँ चल रहा है ओमेगा, जीरो फ्रीक्वेंसी पे जीरो, इन्फिनिटी पे भी जीरो। तो इस तरह की ग्राफ बनेगी, इसको टच नहीं करना है, इन्फिनिटी पे जाके टच करना है। ये पीक आ गई है, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो पी एवरेज है वो मैक्स है। ये मैंने बनाया आर वन के लिए, तो अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं आर टू के लिए, वो थोड़ा अगर नीचे बन जाए ऐसे, ये मैंने आर टू के लिए बनाया, तो इसका मतलब है यहाँ आर टू आर वन से बड़ा है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि देखिए, जितना ज्यादा डैम्पिंग कांस्टेंट होगा स्मॉल आर, है ना, उतना हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो भी छोटा होगा, एवरेज पावर डिलीवर्ड भी छोटी होगी, सब कुछ कम हमें चाहिए होगा। आर बड़ा होने से हमारा जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये देखिए ना पावर का एक्सप्रेशन, ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, जो वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था डैम्पिंग फोर्स के अंदर,
ये वेलोसिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो वहां हमने लिखा था ना आर वी, ये वाला कांस्टेंट। ये बेसिकली क्या होता है, ये वाला कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। आपने शायद +1 में ये चीज पढ़ी है, स्टोक्स लॉ बोलते हैं जिसको, कि अगर एक बॉल है उसको रेडियस आर है उसकी, या अब यहाँ पे आर रेडियस है, कैपिटल आर ले लेते हैं, और इसको हम ऐसे किसी विस्कस मीडियम में फेंक दें, ये विस्कस मीडियम है, इसकी वेलोसिटी वी है, तो वहां पे जो विस्कस फोर्स लगती है वो लगती है 6 पाई आर वी। यहाँ आर कैपिटल लिखेंगे, आर वी, आर यहाँ पे रेडियस है। नीटा क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि उस मीडियम के गाढ़ेपन पे डिपेंड करता है, एयर है, वाटर है, या किस मीडियम के अंदर आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो ये विस्कस फोर्स होती है। तो ये नीटा और रेडियस ये मिल के इस स्मॉल आर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये सारा कुछ। जैसे मान लें अगर एक छोटी सी बॉल है, उसके लिए विस्कस फोर्स कम होगी, अगर हम बॉल का मास ना चेंज करें लेकिन साइज बड़ा कर दें, तो जो एयर ऑपोजिशन है वो ज्यादा ऑफर होगी, तो उस हिसाब से ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो ये रेजोनेंस कर्व्स हैं जो एग्जाम में बनानी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ हमने एवरेज पावर कंज्यूम्ड की वेरिएशन कर ली। तो आज हम इस लेक्चर का लास्ट पार्ट करेंगे, विच इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल। तो पावर हमारे पास है एवरेज, अब हम एनर्जी देखना चाहते हैं, तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इंटू टाइम। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल बाय फोर्स ऑसिलेटर। तो क्या हो रहा है बेसिकली, हम बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो ऑसिलेशंस को मेंटेन कर रही है। तो बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको चलाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, कोई पर्सन पुश कर रहा है, या हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखी है किसी वाइब्रेटर को जो ऐसे वाइब्रेट करता है सिनुसॉइडली, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। तो कितनी एनर्जी हमें एक साइकिल में चाहिए उसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, जो बहुत आसान है। इसको हम एम्पलीट्यूड्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, उस ऑसिलेटर की वो जो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, उस पर डिपेंड करेगी एनर्जी। जितना ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड से आपको ऑसिलेट करवाना है उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बाहर से। तो ये बड़ा आसान है, यू एवरेज, ठीक है। इसको सिंपली लिख सकते हैं पी एवरेज इंटू टाइम पीरियड, ये हमारा टाइम पीरियड है। बहुत आसान है ये तो। चलिए, तो पी एवरेज का एक्सप्रेशन क्या था, P average is R into F naught square by 2Zm square into T। तो ये आंसर है बस हमारा, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड है, हम इसको A की टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए, एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमारे काम आ जाता है, ठीक है। देखिए, तो यू एवरेज के फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, आर एफ नॉट स्केयर बाय 2, यहाँ ना ओमेगा स्केयर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों करा, देखिए ये जो चीज है ना एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम, ये हमारा एम्पलीट्यूड था। एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम, ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। तो ये बनेगा आर बाय 2a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ही ले जाते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहेगा, और टी क्या होता है, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है ना टी। चलिए, तो यहाँ ये ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत। अब यहाँ पे एक ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आर ओमेगा पाई इंटू ए स्क्वेयर। तो दिस इज यू एवरेज इन वन साइकिल विच इज आर डैम्पिंग कांस्टेंट, ओमेगा अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी पाई, तो चलिए कांस्टेंट है, इनटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज पावर डिसिपेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जितना ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड से आप उस वाइब्रेटर को या ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाओगे, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कभी कभी तो यहाँ रेशो वाला ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब हम इजी वाले एग्जाम्स करते होते हैं यूपीएससी में इस तरह के, तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वहाँ ये रिजल्ट चाहिए आप सबको। इन रिजल्ट्स को आप कैसे करेंगे, मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो अभी मैं ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इनके आने वाले टाइम पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, सीधा जाइए वाइब्रेशन वेव्स की प्लेलिस्ट खोलेंगे वहाँ शॉर्ट्स की, तो वहाँ ये सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, तो वो बड़े जल्दी जल्दी आपके रिवाइज हो जाएंगे। उसमें मैं और भी जो कॉन्सेप्ट्स है लिखने की कोशिश करूंगा, और जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है सारा कुछ।
तो उसके बाद ये जो लेक्चर्स हैं ये तो चलिए आपको चाहिए ही सुनने। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो तो डिटेल डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी। एक बार डेरिवेशन करनी ज़रूरी होती है, उसके बाद रिजल्ट्स को याद रखना होता है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।